नमस्कार दोस्तों, मित्रों, युवानों, मेरे जैसे बुढ़े, वृद्ध, सभी को मेरा नमस्कार अमेरिका से। हर चीज़ के पीछे कोई न कोई इंसान की कथा व्यथा, रामायण महाभारत होता है। जो स्मारकें बने हैं, जो शहर बने हैं, जो टाउन बने हैं, गांव बने हैं, देश बना है, उसके पीछे कोई न कोई कहानी है। कितने लोगों का बलिदान है, योगदान है, सोच है, समझ है। कितने महल दुनिया भर के, कितने गढ़ भारत के, चीन की वो दीवार, राजस्थान की वो दीवार, कैसे किसने बनाई होगी, किसकी सोच होगी, कितने लोगों का योगदान होगा। सोच किसी की हो, योगदान किसी का हो और नाम किसी का हो। जिस लाल किले पर आप ध्वज फड़काते हो और कहते हो मैं यूं हूँ, नहीं, आप कुछ नहीं है। वो सल्तनत जहाँ बैठकर संसार राज करते थे, आज वही सल्तनत तो खलास हो गई, राजा चले गए। लेकिन संसद में बैठकर विदेशों में घूमने वाले नेताओं को कुछ पता नहीं है कि आज आप जो घूम रहे हैं उसके पीछे कितने लोगों का योगदान के साथ शहीदी है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ कि मुंबई में कुछ नाम ऐसे हैं जो हर रोज़ हमारी आपकी ज़िंदगी में शामिल है, लेकिन हम और आप नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी बड़ी कहानी छिपी है। सड़क सड़कों पर चलते हुए, स्टेशनों से गुजरते हुए, चौकों पर रुकते हुए हम जिन नामों को पढ़ते हैं उनमें नाना शंकर शेठ भी शामिल हैं। उनकी मूर्ति है, स्कूल है, सड़क है, चौक है, अब एक स्मारक भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब उनके कद के बराबर हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या मुंबई ने सच में उन्हें वह जगह दी जिसके वही हकदार थे और हकदार हैं। नाना शंकर सेठ, जिन्हें लोग प्यार से नाना कहते थे, दक्षिण मुंबई में रहते थे, वही काम करते थे और वही उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी इस शहर को सौंप दी। गिरगांव से लेकर मरीन लाइंस और बॉम्बे सेंट्रल तक का इलाका उनकी कर्मभूमि था और उसके बावजूद उसका स्मारक एटॉप हिल जैसे इलाके में बनाया जहाँ जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला था या फिर इतिहास को हाशिए पर धकेलने की एक और मिसाल थी? आज वो गुजरात के दोनों सपूत, गांधी और सरदार, और वो भारत का वो सपूत जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सभी नामों को मिटाने की जिस तरह कोशिश हो रही है, शायद भारत के इतिहास में इनसे बड़ा कलम कोई हो ही नहीं सकता है। चलो आगे बात करते हैं स्मारक और स्मृति के बीच का फर्क। अक्सर स्मारक और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाते हैं। पत्थर और कांसे की संरचनाएं खड़ी कर दी जाती है, लेकिन उनके पीछे की आत्मा कहीं कहीं खो जाती है। नाना शंकर शेठ के लिए यदि दक्षिण मुंबई में एक स्मारक बनता तो वह किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं होता, बल्कि एक कृतज्ञ शहर की ओर से अच्छी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होती। लेकिन शायद शहर के निर्णयकर्ताओं को लगा कि यह स्थान किसी और के लिए ज़्यादा जरूरी है। यह विडंबना ही है कि जिन लोगों ने मुंबई की नींव रखी वही आज सबसे कम याद किए जाते हैं। नाना शंकर शेठ शिक्षा सुधारक थे, समाज सुधारक थे, दानवीर थे और ब्रिटिश भारत में भारतीयों की आवाज़ भी थे। इसके बावजूद उसका नाम आज की सार्वजनिक चर्चा में शायद ही आता है।
वो पारसी योगदान और एक भूली हुई समांतर कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि 19वीं सदी की मुंबई को आकार देने में पारसी समुदाय का योगदान सर्वमान्य है। जमशेदजी, जीजी भोई, कावसजी, जहांगीर, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जैसे नाम आज भी सम्मान के साथ लिए जाते हैं। डेविड सरसून जैसे यहूदी उद्योगपति भी इस सूची में शामिल हैं, लेकिन इसी दौर में नाना शंकर शेठ भी इन्हीं कदमों से कदम मिलाकर चल रहे थे। जीजी बॉय के साथ मिलकर उन्होंने शहर के पहले बड़े शहरी परिवर्तन की नींव रखी। फर्क सिर्फ इतना रहा कि पारसी योगदान को समय के साथ याद रखा गया, जबकि नाना शंकर शेठ का नाम धीरे धीरे समकालीन स्मृति से फिसलाता चला गया। एक बरसी जो बिना शोर के गुजर गई। 31 जुलाई 2025 को नाना शंकर शेठ की 150वीं पुण्यतिथि और चली गई। उस शहर में जिसे उन्होंने दिल खोलकर दिया, कोई बड़ी हलचल नहीं हुई। कुछ अखबारों में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा उनके स्मारक स्थल पर प्रतिमा का अनावरण करते हुए तस्वीरें छपी। साथ में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, लेकिन स्मारक के स्थान पर शायद किसी ने सवाल उठाना जरूरी नहीं समझा। कभी शिवाजी पार्क के पास इंदू मिल की जमीन पर उनके स्मारक की बात चली थी, फिर अचानक वह चर्चा खामोश हो गई, जैसे शहर ने तय कर लिया हो कि नाना को बस नामों तक सीमित रखना है, इनकी कहानी को नहीं। दौलत, भरोसा और किरकाओं का वाड़ा। 1803 में जन्मे नाना शंकर शेठ मुरुकुटे परिवार से थे, जो सोने, चांदी और आभूषणों के व्यापार में प्रसिद्ध था। उनका कारोबार इतना भरोसेमंद था कि अरब और अफगान व्यापारी उनके धन और कीमती सामान बैंकों के बजाय नाना के पास रखवाना ज़्यादा सुरक्षित समझते थे। और गिरगांव में उनका विशाल वाड़ा था, जो हाल के वर्षों में एक ऊंची इमारत के लिए ढहा दिया गया, एक और निशानी जो समय के साथ मिट गई। शिक्षा, समाज और भविष्य की नींव नाना शंकर शेठ ने अपनी जमीन और धन को निजी सुख के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक हित के लिए दिया। उन्होंने ऐसे संस्थानों की स्थापना की जिनकी सूची मीलों लंबी हो सकती है। बॉम्बे का नेटिव स्कूल, जो आगे चलकर बोर्ड ऑफ एजुकेशन बना और फिर एल्फिस्टन कॉलेज के रूप में पहचाना गया। अंग्रेजी स्कूल, बालिका विद्यालय, संस्कृत पुस्तकालय, विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोग, यह सब उस दौर में हुआ जब शिक्षा को अब भी एक सीमित वर्ग का अधिकार माना जाता था। उन्होंने व्यापारियों और उद्योगपतियों की आवाज़ को संगठित करने के लिए बॉम्बे एसोसिएशन की सहस्थापना की। संग्रहालय और बागों के निर्माण में दान दिया। जीजी भोई के साथ मिलकर इंडियन रेलवे एसोसिएशन बनाई, जो आगे चलकर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे बनी, आज भी सेंट्रल रेलवे और इतिहास की पहली सवारी। भारतीय रेल के इतिहास में नाना शंकर शेठ का नाम एक मील का पत्थर है। 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने के बीच चली पहली यात्री ट्रेन में वे स्वयं मौजूद थे। उस समय ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के 10 निर्देशकों में सिर्फ 2 भारतीय थे, सर जमशेद जी, जीजी बॉय और नाना शंकर शेठ। यही वजह है कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन नाम का उनके नाम पर रखने की मांग आज फिर उठ रही है। वो समाज सुधार और राजनीतिक भूमिका उसकी कैसी थी कि नाना केवल दानवीर नहीं थे, वे समाज सुधारक भी थे। सती प्रथा के उन्मूलन में ब्रिटिश सरकार ने उनके प्रभाव का सहारा लिया। वे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पहले भारतीय सदस्य बने, एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य बने, जब भारतीयों का वहाँ प्रवेश भी आसान नहीं था। डॉक्टर भाऊदाजी लाड और सर जॉर्ज वर्डबुल के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई को तंग गलियों वाले बम कस्बे से खुली सड़कों और पेड़ों से सजे शहर में बदलने की योजना पर काम किया। और अब भी वो आइकॉन क्यों नहीं बने? शायद इसलिए कि नाना शंकर शेठ ने कभी खुद को राजनीतिक प्रतीक नहीं बनाया।
उन्होंने सत्ता के बजाय सेवा को चुना और शायद यही वजह है कि आज उन्हें सिर्फ नामों और मूर्तियों में समेट दिया गया है। लेकिन अगर महाराष्ट्र को एक आदर्श नागरिक का उदाहरण देना हो तो नाना शंकर सेठ से बेहतर नाम शायद ही कोई हो सकता है। मुंबई आज भी इनके योगदान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई है, लेकिन अगर देखें तो शहर के हर कोने में उनकी छाया मौजूद है, स्टेशन में, कॉलेज में, सड़कों में और इन सोच में जिसने मुंबई को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक विचार बनाया। यही तो भारत के देश की कम नसीबी है। हम गालियाँ देते हैं, मुगलों को गालियों, ब्रिटिशरों को गालियों, आज़ादी के शहीदों को गालियाँ दे आप। अब फैशन इस एक दशक में पूरा भारत में है और 3 दशक गुजरात में सिर्फ गालियाँ देना वही एक फैशन हो गया है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये सब हमने किया। आज़ादी ही 2014 से मिली ऐसे कहने वाले भी औरतें हैं, लोग हैं। क्या आपको कोई शर्म नहीं आती है? क्या आपके माँ बाप को आप गाली देते हो? इस देश को बनाने वाले को आप गाली देते हो? अगर आपके माँ बाप ने कुछ नहीं किया, आपके कुटुंब ने, आपके समाज ने, आपके पक्ष ने कुछ देश की आज़ादी के लिए नहीं किया, और आज आप जब सत्ता मिली है, जिन लोगों की वजह से मिली है, आप संसद में बैठकर सिर्फ गालियाँ देते हो, भाषण देते हो, तब जो रियल नेशनलिस्ट है मेरे जैसे, वो रमेश पी सवाणी जैसे, ऐसे कितने लोग हैं जो आपको सच्चाई सामने लाते हैं। आपको सुनना पड़ेगा, आपको लोकशाही बचानी पड़ेगी। आई एम हिंदुस्तानी, बॉर्न 1944। मैंने वो भारत देखा जो इन लोगों ने नहीं देखा। मैंने जवाहरलाल नेहरू को देखा 1962 में हिम्मतनगर में, आपने शायद नहीं देखा होगा। मैंने वो इंदिरा को देखी, मैंने वो राजीव गांधी को देखा, वो अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, वो अडवाणी के साथ में बैठा, जीआई के घर कितने 1 घंटे हमने बात की थी, वो दौर मैंने देखा। और शंकर सिंह बापू को भी देखा, माधव सिंह सोलंकी को, अमर सिंह चौधरी को, हितेंद्र देसाई को, चमन पटेल को, मेरे दोस्त को देखा, सबको देखा मैंने। और आज आप ये कहते हैं कि लोग गलत हैं, आप गलत हैं, आपकी सोच गलत है कि आप इन लोगों को सम्मान नहीं दे सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं क्योंकि आप भी जाने वाले हैं, वक्त आएगा, देश शायद आपके कर्मों का फल जरूर देगा। यही आज का पैगाम।